हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पीआर नॉलेज सेंटर। तो आज हम करेंगे इकोनॉमी। इकोनॉमी का जो है सितंबर मंथ का इकोनॉमी, ठीक है। तो रिवीजन आइज का करंट अफेयर है जिसको हम आज कंप्लीट करेंगे। आज पूरा नहीं कंप्लीट करेंगे, सब्जेक्ट वाइज चल रहे हैं, तो ये इकोनॉमी का है। बाकी सारे वीडियो कंप्लीट होने के बाद इसको मैं मर्ज करके एक वीडियो बना दूंगी, ठीक है। तो ये है इकोनॉमी का। तो विकास क्षेत्रीय असमानता, रीजनल डिस्पैरिटी इन डेवलपमेंट। तो पहला न्यूज यही है। तो हाल ही में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने द्वारा भारतीय राज्यों को सापेक्ष आर्थिक प्रदर्शन 1960-61 से 2023-24 शीर्षक से एक वर्किंग पेपर जारी किया गया। इसमें भारतीय राज्यों में असमान विकास को रेखांकित किया गया। वर्किंग पेपर में रेखांकित मुख्य ट्रेंड्स पर एक नजर डालें तो सापेक्ष प्रति व्यक्ति आय में समानता। भारत के पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्र इस मामले में बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। जैसे आप जान सकते हैं, दिल्ली, तेलंगाना, कर्नाटक, हरियाणा, यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, तो ये नाम याद रखिएगा। दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्र का राष्ट्रीय औसत कितना है? 250.8%, मतलब 2.5 गुना अधिक है। और इसमें पश्चिम बंगाल में प्रति व्यक्ति आय में गिरावट। तो जैसे कि वेस्ट बंगाल में प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से 27% अधिक 1960-61 में था, लेकिन अभी ये 83.7% रह गई है। और इसका एवरेज। और उड़ीसा में बात करें तो उड़ीसा ने अपनी सापेक्ष प्रति व्यक्ति आय में सुधार किया है और यह राष्ट्रीय औसत के 55.8% से बढ़कर 2023-24 में 88.5% हो गई है। भारत की जीडीपी में दक्षिण राज्यों की प्रभुत्व, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल और तमिलनाडु में भारत की जीडीपी 30% से अधिक का योगदान देती है। ये आप मतलब बात सुनते भी होंगे कि साउथ वालों को हमेशा गवर्नमेंट शिकायत रहती है कि हम लोग की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, जबकि हम लोग कंट्रीब्यूशन ज़्यादा करते हैं जीडीपी में, ठीक है। पश्चिम बंगाल की हिस्सेदारी जो है 1960-61 में 10.5% तीसरी सबसे अधिक हिस्सेदारी थी, जो घटकर अब केवल 5.6 रह गई है। कुल मिलाकर जो है समुद्र तटीय राज्यों का प्रदर्शन बेहतर रहा है और पश्चिम बंगाल को छोड़कर सभी समुद्र तटीय राज्यों ने अन्य राज्यों की तुलना में स्पष्ट रूप से प्रदर्शन बेहतर किए हैं। पंजाब हरियाणा अलग अलग राह पर है, क्योंकि राष्ट्रीय आय के सापेक्ष पंजाब की प्रति व्यक्ति आय 1960-61 की जो है 119.6% से गिर कर 2023-24 में 106.7% रह गई, जबकि हरियाणा की सापेक्ष प्रति व्यक्ति आय 106.9% से बढ़कर 176.8% हो गई है 23-24 में। तो इन डेटा का अगर हम विश्लेषण करते हैं तो यह प्रश्न उठता है कि क्या पंजाब का कृषि पर अधिक ध्यान केंद्रित करना डच डिजीज का कारण बन रहा है और इसका दिलकर बाधित हो रहा है? तो चलिए डच डिजीज क्या है ये देख लेते हैं। अर्थव्यवस्था में एक ऐसे विरोधाभास को दर्शाता है जहां अर्थव्यवस्था के किसी एक क्षेत्र, विशेष रूप से प्राकृतिक संसाधन के तेजी से विकास कारण अन्य क्षेत्रों में गिरावट आई। मतलब कृषि को छोड़कर बाकी चीजों ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसलिए गिरावट आई। पूर्वी क्षेत्र के राज्य की चिंता का विषय बने हुए हैं। तो पिछले कुछ दशकों से पश्चिम बंगाल का सापेक्ष आर्थिक प्रदर्शन कमजोर हुआ है। वहीं बिहार की सापेक्ष स्थिति पिछले 2 दशकों में स्थिर बनी हुई है, फिर भी यह अन्य राज्यों से काफी पीछे है। क्षेत्रीय असमान के लिए जिम्मेदार कारक ऐतिहासिक की बात करें तो ब्रिटिश नीतियों में संसाधन संपन्न क्षेत्रों जैसे कोलकाता, मुंबई, चेन्नई को अधिक वरीयता दी जाती थी और इसमें भारत में आर्थिक असमानता एवं क्षेत्रीय असंतुलन पैदा हुआ और ये आज भी बना हुआ है। ऐतिहासिक रूप से विकसित राज्यों में दक्ष शासन प्रणाली विद्यमान थी, जिसे आसानी से अन्य क्षेत्र पर लागू नहीं किया जा सका। भौगोलिक दुर्गम भूभाग जैसे पूर्वोत्तर जो है, उसमें प्रशासन परियोजना क्रियान्वयन की लागत बढ़ जाती है। बिहार और असम बार-बार बाढ़ आने से वहाँ का विकास धीमा हो जाता है। आर्थिक की बात करें तो प्राथमिक क्षेत्र का आर्थिक गतिविधियों का प्रभुत्व, क्योंकि कृषि पर निर्भर अधिक आबादी वाले राज्यों की तुलना में विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में अधिक कार्यरत आबादी वाले राज्यों की प्रति व्यक्ति आय अधिक है। जैसे महाराष्ट्र, गुजरात जैसे राज्यों की प्रति व्यक्ति आय बिहार और उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय से अधिक है। खराब अवसंरचना का प्रभाव, खराब परिवहन अवसंरचना, बैंकिंग सेवाएं पिछड़े क्षेत्रों में विकास को सीमित करती हैं। गवर्नेंस की बात करें तो राजनीतिक अस्थिरता, अस्थिर सरकारें तथा कानून और व्यवस्था से जुड़ी चिंताएं निवेश को हतोत्साहित करती हैं और पूंजी के बहिर्वाह यानी बाहर जाने को बढ़ावा देती हैं। और सरकारी योजनाओं की विफलताएं भी हैं। उद्योग ऐसे स्थानों पर अधिक स्थापित किए जाते हैं जहां आधारभूत संसाधन जैसे कि बिजली और जल की निरंतर आपूर्ति, बेहतर सड़क और रेलवे अवसंरचना, कुशल श्रम आदि पहले उपलब्ध होते हैं। विकास क्षेत्रीय असमानता के प्रभाव निहितार्थ से देखेंगे। सुरक्षा संबंधी खतरे हैं। नक्सलवाद मुख्य रूप से उन क्षेत्रों में केंद्रित है जहां विकास कम हुआ है।
राजनीतिक बिखराव, उदाहरण के लिए तेलंगाना राज्य का गठन, महाराष्ट्र में विदर्भ तथा असम में बोडोलैंड राज्य की मांग आदि है। बेहतर आजीविका के लिए प्रवास, उत्तर प्रदेश और बिहार से सबसे अधिक लोग प्रवास करते हैं, जबकि महाराष्ट्र और दिल्ली में सबसे अधिक प्रवासी आते हैं। असंतुलन को बढ़ावा, समृद्ध क्षेत्र अधिक निवेश आकर्षित करते हैं। उदाहरण के लिए चेन्नई, बेंगलुरु जैसे शहर दूसरों की तुलना में तेजी से विकसित हो गए हैं। पर्यावरण पर प्रभाव, एक ही क्षेत्र में अधिक औद्योगिक विकास के कारण वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण होता है, जैसे कि दिल्ली में। और विकास के क्षेत्रीय असमानता को दूर करने के लिए शुरू की गई पहलों में आपको पता ही होगा, आकांक्षी जिला इस कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य देश भर में 112 सबसे कम विकसित जिलों में तीव्र सुधार लाना। ये क्वेश्चन पूछा है, इसका मतलब क्या है? आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम, इसका उद्देश्य भारत के सबसे दुर्गम और अपेक्षाकृत अविकसित ब्लॉक, जो 27 राज्य, 4 केंद्र शासित प्रदेशों में 500 में नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता सुधारने के लिए गवर्नेंस में सुधार करना है। जमीनी स्तर पर उद्यमशीलता और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए वोकल फॉर लोकल पहल, इसे आकांक्षी ब्लॉक के लोगों में आत्मनिर्भरता की भावना को प्रोत्साहित करने और उन्हें सतत विकास व समृद्धि की ओर अग्रसर करने के लिए एबीपी के तहत शुरू किया गया है। मानव संसाधन विकास, उदाहरण के लिए प्रसव के लिए अस्पताल का कम उपयोग करने वाले राज्यों में जननी सुरक्षा योजना के तहत लाभार्थी और आशा कार्यकर्ताओं को अधिक प्रोत्साहन दिया जाता है। इससे प्रसव हेतु अस्पताल सुविधाओं के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा। सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पास स्थित दूर दराज और दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की विकास संबंधी विशेष जरूरतों को पूरा करने कर उनके कल्याण को बढ़ावा देना है। विकास में क्षेत्रीय असमानता को दूर करने के लिए आगे की राह देखेंगे। अप्रोच में सुधार, जैसे उदाहरण के लिए सभी क्षेत्रों के लिए एक जैसी योजना बनाने और लागू करने के बजाय अलग अलग क्षेत्रों की विशेष आवश्यकताओं पर ध्यान रखकर योजनाएं बनाई जानी चाहिए। जैसे कि पर्वतीय क्षेत्र में पहाड़ी क्षेत्र विकास तथा शुष्क क्षेत्रों में शुष्क प्रवण क्षेत्र विकास जैसे कार्यक्रम पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। प्रदर्शन के आधार पर क्या करना चाहिए? वित्त पोषण प्रदान करने के तरीकों को विकास मानक लक्ष्यों को पूरा करने से जोड़ा जाना चाहिए। साथ ही आवश्यक और औद्योगिक पिछड़ेपन को आधार पर प्राथमिकता वाले क्षेत्र पर अधिक ध्यान देना चाहिए। पिछड़े राज्यों में सुशासन को बढ़ावा देना, प्रभावी प्रशासन से विशेष रूप से पिछड़े क्षेत्रों में राज्यों को राजस्व बढ़ाने, निवेश आकर्षित करने तथा संसाधनों के उपयोग में सुधार करने में मदद मिलती है। संतुलित अवसंरचना विकास और विकसित राज्य में अवसंरचना, बिजली, परिवहन, दूरसंचार, सिंचाई में सुधार, निवेश और जीवन की गुणवत्ता को बढ़ावा देने की पूंजी है। क्षेत्रीय निवेश से विशेष रूप से पिछड़े क्षेत्रों में फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज पर ध्यान केंद्रित करके कृषि में निवेश को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। सेवा क्षेत्र के विकास प्रक्रिया का नया प्रेरक है, इसलिए पिछड़े क्षेत्रों में विकास को गति देने के लिए बैंकिंग और बीमा क्षेत्र तथा अवसंरचना को प्राथमिकता से के आधार पर बढ़ावा देने की आवश्यकता है। निष्कर्ष की बात करें, सभी क्षेत्रों का संतुलित विकास सुनिश्चित करने के लिए ऐसे अनुकूल माहौल बनाने पर ध्यान देना चाहिए जो नवाचार को बढ़ावा दे। देखिए, इस तरह से आप पढ़ के ये आंसर राइटिंग भी सीख सकते हो, किस तरह से चुनौतियों को हम लिखते हैं और वे फॉरवर्ड मतलब आगे की राह लिखते हैं और क्या लिखते हैं, निष्कर्ष। ठीक है, तो और गवर्नेंस और संचरण सुधार तथा सहकारी प्रतिस्पर्धी संघवाद के जरिए राज्यों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना अन्य आवश्यक कदम उठा सकते हैं। ये है अगला न्यूज, मिडिल इनकम ट्रैप। तो विश्व बैंक ने विश्व विकास रिपोर्ट 2024 द मिडिल इनकम शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत सहित कई देश मिडिल इनकम ट्रैप में फंसने की जोखिम का सामना कर रहे हैं। ये क्या है मिडिल इनकम ट्रैप? तो ये मध्यम आय वाले देश, विश्व बैंक के उन अर्थव्यवस्थाओं को मिडिल इनकम यानी मध्यम आय वाले देश के रूप में वर्गीकृत करता है जिसकी प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय जो है 1135 अमेरिकी डॉलर से 13,846 अमेरिकी डॉलर के बीच है। इन मध्यम आय वाले देश में इसमें 1,136 अमेरिकी डॉलर से 4,465 अमेरिकी डॉलर की प्रति व्यक्ति आय वाले शामिल हैं। विश्व बैंक के अनुसार 2023 में भारत का प्रति व्यक्ति जो है आय वो $2,540 था। उच्च मध्यम आय वाले देश ऐसे देश जिनका प्रति व्यक्ति आय 4,466 अमेरिकी डॉलर और 13,845 अमेरिकी डॉलर के मध्य होता है। मिडिल इनकम ट्रैप सबसे पहले जो है 2007 में विश्व बैंक ने अपनी रिपोर्ट एनेस्थीसिया रेनेसां आइडियाज फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ में मिडिल इनकम ट्रैप शब्द का उल्लेख किया था। ये स्थिति है जब जिसमें तीव्र आर्थिक समृद्धि वाली अर्थव्यवस्थाएं मध्यम आय के स्तर पर स्थिर हो जाती हैं और उच्च आय वाले देशों की श्रेणी तक पहुंचने में विफल रहती हैं। तो पिछले दशक के दौरान मिडिल इनकम यानी मध्यम आय वाले बहुत कम देश उच्च आय वाले देशों की श्रेणी में शामिल हो सके।
इसके कारण जैसे बुजुर्गों की बढ़ती आबादी, कर्ज में वृद्धि, राजनीतिक और व्यापारिक संघर्ष, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना आर्थिक समृद्धि की गति देने में आने वाली चुनौतियां आदि हैं। भारत के मिडिल इनकम ट्रैप में उलझने के कारण क्या है? मानव संसाधन का ठीक से दोहन नहीं होना, कौशल की कमी, नवाचार की क्षमता की कमी, आय असमानता में वृद्धि तो है ही, औद्योगिकरण का स्थिर होना, ये सब चीजें हैं। समकालिक वैश्विक बाधाओं में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार मध्यम सॉरी मध्यम आय वाले देश स्वयं को धनी देशों की तेजी से बदलती अत्याधुनिक तकनीक या गरीबी में सस्ते श्रम की मदद से तैयार उत्पादों से प्रतिस्पर्धा के बीच फंसा हुआ पाते हैं। भू राजनीतिक तनाव के कारण विदेशी व्यापार और निवेश कम होने का खतरा बढ़ जाता है। साथ ही लोक लुभावन कार्यों के कारण सरकारों के पास कार्रवाई करने की गुंजाइश कम रह जाती है। विदेशी ऋण में वृद्धि हुई है तो जलवायु कार्रवाई में तेजी लाने, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देने में चुनौती सामने आ रही है। आगे गिरा विश्व बैंक की रिपोर्ट में सुझाव दिया है कि उच्च आय वाले देश का दर्जा हासिल करने का लक्ष्य रखने वाले देशों को 3I रणनीति अपनानी चाहिए। इसमें है इन्वेस्टमेंट, इन्फ्यूजन ऑफ ग्लोबल टेक्नोलॉजीज और इनोवेशन। हालांकि 1I, 2I और 3I की ओर बढ़ने के लिए रचनात्मक परिवर्तन एवं महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। 1I क्या है? निम्न आय वाले देशों में आर्थिक सफलता मुख्य रूप से निवेश में तेजी लाने से ही हासिल हो सकती है। साथ ही घरेलू निवेश और निवेश बढ़ाने के लिए निवेश के अनुकूल माहौल बनाने की आवश्यकता भी होती है। और 2I में क्या है? जिसमें निम्न निम्न मिडिल इकोनॉमिक जो है कंट्री के लिए निवेश, तो जैसे-जैसे निम्न आय वाले देश मध्यम आय वाले देशों की स्थिति में आते हैं, वैसे उन्हें प्रगति जारी रखने के लिए अनुकूल निवेश माहौल बनाए रखने के अलावा ऐसे उपाय करने होते हैं जिनमें विदेशों से नए आइडियाज़ को प्राप्त कर सकें और अर्थव्यवस्था में उन्हें अपना सकें और इन्हें समावेश या इन्फ्यूजन कर सकें। और मिडिल इनकम में जो देश में जो है निवेश, समावेश, नवाचार मतलब 3I क्या है? एक बार जब कोई मिडिल इनकम कंट्री जो है अपनी अर्थव्यवस्था के जो है सबसे क्षमतावान हिस्सों में इन्फ्यूजन की क्षमता का पूरा उपयोग कर लेता है, तो उसे सीखने और अपनाने के लिए वांछित प्रौद्योगिकियां कम पड़ जाती हैं। तो उसे नवाचार आधारित अर्थव्यवस्था बनने के लिए अपने प्रयासों को बढ़ाना चाहिए। अन्य पहले जो शुरू की जा सकती हैं, मानव पूंजी में निवेश है, कुशल कार्यबल में करना चाहिए। जैसे सामाजिक स्थिति में परिवर्तन के लिए महिलाओं और वांछित समूहों को शामिल करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए माध्यमिक शिक्षा और व्यवसायिक शिक्षाओं में निवेश बढ़ाना चाहिए। अटल नवाचार मिशन, राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति 2016 जैसी पहले इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। ब्रेन ग्रेन, प्रवासी समुदायों की विशेषज्ञता का लाभ उठाने और शीर्ष विश्वविद्यालयों के साथ साझेदारी स्थापित करने पर जोर देना चाहिए। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित, स्वास्थ्य और ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में अनुसंधान निवेश बढ़ावा देना चाहिए। बाजार में सुधार, जैसे स्मॉल फर्म्स और व्यवसायों को अनावश्यक अधिक सहायता से बचना चाहिए। वैश्विक बाजारों से जुड़ना चाहिए और उत्पादन संबंधित प्रोत्साहन योजनाओं की घोषणा, अंतरिक्ष क्षेत्र में 100% पे FDI की अनुमति आदि देनी चाहिए। प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना चाहिए, पूंजी पर्याप्त साधन जुटाना चाहिए। डिजिटल प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के लिए जैसे इंटरनेट, मोबाइल फोन, सोशल मीडिया और वेब आधारित सूचना प्रणाली जैसी डिजिटल प्रौद्योगिकी सामाजिक स्थिति में सुधार और प्रतिभा विकास दोनों को बढ़ावा दे सकती है। जैसे आधार नंबर से तैयार डिजिटल फुटप्रिंट लोगों को ऋण प्राप्त करने और उनकी वित्तीय विश्वसनीयता साबित करने में मदद कर सकता है। वैश्विक प्रतिकूल परिस्थितियों से निपटना, उदाहरण के लिए मध्यम आय वाले देशों को निम्न कार्बन उत्सर्जन वाली आपूर्ति श्रृंखला में शामिल होना चाहिए। हालांकि इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि विकसित देश किस सीमा तक अपनी संरक्षणवादी व्यापार नीतियों पर काम करते हैं। इसका निष्कर्ष हो जाएगा, भारत और मध्यम आय वाले अन्य देशों को अपनी विशिष्ट परिस्थितियों को विकास चरण के अनुरूप व्यवस्थित एवं नई नीतियों को अपनाने की आवश्यकता है ताकि वे सफलतापूर्वक प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि कर सके, मिडिल इनकम ट्रैप से बाहर निकल सके। नेक्स्ट न्यूज है वित्तीय समावेशन, प्रधानमंत्री जनधन योजना के 10 वर्ष जो हो चुके हैं। तो हाल ही में प्रधानमंत्री जनधन योजना की 10वीं वर्षगांठ मनाई गई और इसका उद्देश्य भारत में वित्तीय समावेशन बढ़ावा देना था। वित्तीय समावेशन क्या है? तो विश्व बैंक के अनुसार व्यक्तियों और व्यवसायों के पास उपयोगी और किफायती वित्तीय उत्पादों, सेवाओं तक की पहुंच ही वित्तीय समावेशन है। इनमें लेन देन, भुगतान, बचत, बीमा आदि शामिल है। सरल शब्दों में हर व्यक्ति और व्यवसाय को बैंकिंग सुविधा, ऋण, बीमा एवं अन्य वित्तीय सेवाएं आसानी और किफायती तरीके से मिली, यही वित्तीय समावेशन है। उद्देश्य वित्तीय सेवा से वंचित देश की बड़ी आबादी। तो
तक वित्तीय सेवाओं की पहुँच सुनिश्चित करना ताकि वे अपनी विकास क्षमताओं का उपयोग कर सकें। वित्तीय समावेशन का महत्व है ऋण नहीं मिलने की समस्या को दूर करना। मुख्यधारा की बैंकिंग संस्थाओं में औपचारिक और आवश्यक ऋण मिलने से आम जनता भी अपनी उद्यमिता क्षमता का उपयोग कर सकती है। इसमें आर्थिक उत्पाद को बढ़ाया जा सकता है और ज़मीनी स्तर पर आय के स्तर में वृद्धि की जा सकती है। यह सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को बैंकों से ऋण देने में मदद करती है। इसमें उनकी विकास करने, रोजगार सृजित करने और देश की जीडीपी में योगदान देने की क्षमता बढ़ जाती है। बजट की आदतों को बढ़ावा देना। बैंकिंग सेवाओं तक पहुँच होने से लोग में नियमित रूप से पैसे बचाने के लिए प्रोत्साहित होते हैं और देश में पूंजी निर्माण को बढ़ावा देने में मदद कर सकते हैं। और समावेशी विकास, वित्तीय समावेशन गरीबी उन्मूलन के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे आर्थिक समृद्धि और विकास के लाभों को समाज के वंचित समुदाय तक पहुंचाने में मदद मिलती है। यह शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे निवेश को प्रोत्साहित करके गुणक प्रभाव मतलब मल्टीप्लायर इफेक्ट पैदा करती है, जिससे दीर्घकालिक आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है। सब्सिडी वितरण में खामियों को दूर करता है और बहुत सारी चीज़ जो भी है करता है। वित्तीय समावेशन से संबंधित चुनौतियाँ मांग पक्ष का मतलब निम्न आय या अपने नाम से परिसंपत्ति नहीं होना या कम संपत्ति होना, वित्तीय उत्पादों के बारे में जागरूकता की कमी, लेन-देन की उच्च लागत आदि। आपूर्ति पक्ष कारक बैंक आदि जैसे वित्तीय संस्थान ऐसे लोगों को ऋण देने से बचते हैं जिनका आय कम है। उन्हें अधिक राशि का ऋण देने का लाभ नहीं कमाया जा सकता। डिजिटल सेवाओं और अवसंरचना कमी। सभी लोगों तक डिजिटल सेवाओं की पहुंच नहीं है। मोबाइल कनेक्टिविटी सभी क्षेत्रों और लोगों तक समान रूप से नहीं पहुंची है और इसमें विशेष रूप से दूरस्थ क्षेत्रों में अक्सर बिजली आपूर्ति में व्यवधान देखा जाता है। और विनियामक बाधाएं हैं जैसे केवाईसी का सख्ती से पालन करने की अनिवार्यता, जैसे वित्तीय साक्षरता का अभाव है और लैंगिक, सामाजिक व आर्थिक बाधाएं हैं, जैसे महिलाओं और ग्रामीण आबादी को अभी भी पारंपरिक सांस्कृतिक मानदंडों, निम्न साक्षरता स्तर और भौगोलिक अलगाव के कारण बैंकों की वित्तीय सेवाओं का लाभ उठाने में कई प्रकार की बाधाओं का सामना करना पड़ता है। साइबर सुरक्षा से जुड़े भी कई वित्तीय लेन-देन में असुरक्षा, ये सब चीज़ें हैं। भारत में वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदम में है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना है, स्वयं सहायता समूह और संयुक्त डेटा समूह है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी अधिनियम है, मनरेगा और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, ये सब है। आगे की राह में सार्वजनिक निजी भागीदारी को बढ़ावा दिया जा सकता है, वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देना चाहिए, फिनटेक नवाचारों को लाभ उठाना चाहिए, आम लोगों की जरूरत के अनुरूप वित्तीय सेवाएं उपलब्ध करानी चाहिए। और चलिए जानते हैं प्रधानमंत्री जन धन योजना के बारे में और भी। तो इसकी शुरुआत 2014 में हुई थी, इसको याद रखिएगा। प्रधानमंत्री जन धन योजना वास्तव में राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन मिशन है। यह विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन योजना है। उद्देश्य है प्रत्येक भारतीय के लिए बुनियादी बचत, बैंक जमा, रेमिटेंस, ऋण, बीमा, पेंशन जैसी वित्तीय सेवाओं को किफायती तौर पर उपलब्ध करवाना। मंत्रालय केंद्रीय वित्त मंत्रालय है। योजना की मुख्य विशेषताएं हैं। पीएमजेडीवाई के 6 स्तंभ हैं। तो बैंकिंग सुविधा से वंचित लोगों को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ना, बैंकिंग सुविधाओं से वंचित प्रत्येक वर्ष का बैंक खाता खोलना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। न्यूनतम कागजी डॉक्यूमेंट के साथ बुनियादी बचत जमा खाता खोलना और केवाईसी, ई केवाईसी कैड मोड में खाता खोलना, जीरो बैलेंस और जीरो शुल्क है। किसी भी बैंक खाता शाखा या बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस आउटलेट में इन व्यक्तियों को बीएसबीडीए खाता खोला जा सकता है जिसके पास पहले से कोई बैंक खाता नहीं है। पीएमजेडीवाई के तहत व्यक्ति कानूनी डॉक्यूमेंट की आवश्यकता के बिना लघु बैंक खाते खोल सकते हैं और उन्हें स्मॉल अकाउंट या लघु खाता के नाम से जाना जाता है। बीमा कवरेज प्रदान करना, नगद निकासी और मर्चेंट लेन-देन वाले स्थानों पर भुगतान के लिए स्वदेशी डेबिट कार्ड जारी करना। तो ये सब चीजें हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना के बारे में जाने तो बैंकिंग सेवा तक पहुंच है, सार्वभौमिक पहुंच है, असंगठित क्षेत्र के लिए पेंशन योजना है और बुनियादी बचत खाता जिसमें पात्र वयस्कों के लिए 10,000 रुपए तक की ओवरड्राफ्ट सुविधाएं उपलब्ध कराना है, सूक्ष्म बीमा, वित्तीय सहायता साक्षरता कार्यक्रम है, वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम और क्रेडिट गारंटी फंड का निर्माण, ये सब चीजें हैं। इसके 6 स्तंभ याद कर लीजिए। बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच, पेंशन योजना, क्रेडिट गारंटी, बुनियादी बचत खाता, वित्तीय साक्षरता और सूक्ष्म बीमा, वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम। तो इसकी उपलब्धियां, बड़ी संख्या में नए खाते खोले गए हैं, लगभग 53.13 करोड़ जन खाते खोले जा चुके हैं और डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में खाता धारकों को 36.14 करोड़ रुपए का कार्ड जारी किया है। इसमें कैशलेस लेन-देन को बढ़ावा मिला है और खाता धारकों को दुर्घटना बीमा कवरेज भी प्राप्त हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय संसाधन की कमी को दूर करना, जनधन दर्शक ऐप अनुसार देश के लगभग सभी गांवों में 5 किलोमीटर के दायरे में बैंकिंग आउटलेट उपलब्ध है। पीएमजेडीवाई खातों में औसत जमा राशि में वृद्धि, 2015 से 24 के बीच जमा राशि में 4.12 गुना अधिक वृद्धि हुई और कुल जमा राशि 2.3 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गई है।
जीरो बैलेंस वाले खातों की संख्या में कमी। ऐसे खातों की संख्या 2015 में लगभग 8.52 करोड़ थी, जो अब बढ़कर 4.26 करोड़ रह गई है। भारत में सूक्ष्म वित्त यानी माइक्रो फाइनेंस सेक्टर के 50 वर्ष। तो सेल्फ एम्प्लॉयड वीमेंस एसोसिएशन बैंक भारत का पहला माइक्रो फाइनेंस संस्था था, जिसे 1974 में सहकारी बैंक के रूप में पंजीकृत किया गया था। गौरतलब है कि नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस ने 1976 में बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक की स्थापना पर आधुनिक माइक्रो फाइनेंस संस्थान की नींव रखी थी। भारतीय रिजर्व बैंक भारत में संचालित एमएफआई के लिए विनियामक संस्था है और आरबीआई द्वारा गठित मालीगाम समिति ने एनबीएफसी एमएफआई को विनियमित करने के लिए समग्र फ्रेमवर्क बनाने की सिफारिश की थी। माइक्रो फाइनेंस के बारे में जाने तो औपचारिक बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच से वंचित और हाशिए पर स्थित गरीब लोगों को कम राशि वाले ऋण जैसी वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराना माइक्रो फाइनेंस कहलाता है। माइक्रो फाइनेंस के तहत दी जाने वाली वित्तीय सेवाओं में बचत खाता, फंड ट्रांसफर, माइक्रो फाइनेंस मतलब बीमा आदि शामिल है। माइक्रो फाइनेंस सेक्टर का महत्व है वित्तीय समावेशन और सामाजिक आर्थिक बदलाव का एक प्रभावशाली माध्यम है। यह जो है स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देता है। यह गरीबी उन्मूलन में समग्र ग्रामीण विकास को भी योगदान देता है। माइक्रो फाइनेंस सेक्टर से चुनौतियां क्या है? एमएफआईज को उच्च ट्रांजैक्शन लागत वहन करना पड़ता है। बिना कोलेटरल के ऋण मतलब बिना किसी गिरवी रखे ऋण देने वाले ऋण से डूबने का खतरा बना रहता है। और एमएफआई आमतौर पर वाणिज्यिक बैंकों की तुलना में उच्च ब्याज दर पर ऋण देते हैं। एमएफआईज को जो है उच्च दर पर फंड मिलना, ये सब चीजें। अन्य चुनौतियां हैं, ऋण देने वाले व्यक्तियों के बीच वित्तीय एवं डिजिटल साक्षरता का अभाव होता है, साहूकारों पर निर्भरता रहती है। भारत में माइक्रो फाइनेंस को बढ़ावा देने हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदम है सेल्फ हेल्प ग्रुप, बैंक लिंकेज प्रोग्राम है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, जिस और इसमें देख सकते हैं इसका उद्देश्य वाणिज्यिक बैंकों में एनबीएफसीएस आदि के जरिए गैर कारपोरेट एवं गैर कृषि क्षेत्रों में सूक्ष्म लघु उद्यमियों को 10 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराना है। इस मुद्रा के अंतर्गत मतलब योजना के अंतर्गत 600 किशोर तरुण श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। तरुण श्रेणी के तहत पहले किए गए ऋण का भुगतान करने वाले के लिए 2024 में ऋण प्राप्त की मौजूद बुद्धा 10 लाख रुपए सीमा को बढ़ाकर अब 20 लाख रुपए कर दिया गया। नेक्स्ट न्यूज है और ये है जो राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम। तो हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत 12 नए औद्योगिक नोड शहरों को भी मंजूरी दी है। तो ये देख सकते हैं अमृतसर, नई दिल्ली, नागपुर, यहाँ पर नंबर 1 देख सकते हैं नई दिल्ली है और अमृतसर और कोलकाता, विशाखापत्तनम, चेन्नई, बेंगलुरु, कोच्चि, हैदराबाद, मुंबई, नागल, वारंगल। यहाँ पर देख सकते हैं औद्योगिक गलियारा। दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा है, अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारा है, चेन्नई बेंगलुरु औद्योगिक गलियारा है, विशाखापत्तनम चेन्नई औद्योगिक गलियारा है, बेंगलुरु मुंबई औद्योगिक गलियारा है, उड़ीसा आर्थिक गलियारा है, हैदराबाद नागपुर औद्योगिक गलियारा है, हैदराबाद वारंगल औद्योगिक गलियारा है, हैदराबाद बेंगलुरु औद्योगिक गलियारा है और कोयम्बटूर के रास्ते कोच्चि तक का विस्तार है, दिल्ली नागपुर औद्योगिक गलियारा देख सकते हैं। तो ये औद्योगिक गलियारा उत्तराखंड के खुरपिया, पंजाब के राजपुरा पटियाला, महाराष्ट्र के दीघी, केरल के पलक्काड़, उत्तर प्रदेश के आगरा प्रयागराज, बिहार के गया, तेलंगाना और जहीराबाद, आंध्र प्रदेश के ओरवाकल और कोपरथी तथा राजस्थान के जोधपुर पाली में स्थित होंगे। नए औद्योगिक शहरों का विकास वैश्विक मानकों के अनुसार ग्रीनफील्ड स्मार्ट शहरों के रूप में किया जाएगा। इन्हें प्लग एंड प्ले एंड वॉक टू वर्क की अवधारणा पर अहेड ऑफ डिमांड के आधार पर विकसित किया जाएगा। राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के बारे में जानें तो इसकी शुरुआत 2007 में दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा के शुभारंभ के साथ हुआ था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है नए औद्योगिक शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करना, जहां अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकी को अवसंरचना संबंधी अलग-अलग क्षेत्रों में आसानी से अपनाया जा सके। इन औद्योगिक गलियारों के निर्माण क्षेत्र में विकास को गति देने और व्यवस्थित शहरीकरण को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है। इन गलियारों को मजबूत मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी द्वारा समर्थन दिया जाएगा और इनका विकास राज्य सरकारों के सहयोग से किया जाएगा। वर्तमान में राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास निगम 11 औद्योगिक गलियारों की देखरेख करता है और गलियारे विकास के लिए विभिन्न चरणों में है। औद्योगिक शहरों का महत्व विशेष निवेश आकर्षित करना। एनआईसीपीडी का उद्देश्य परिवर्तनशील औद्योगिक इकोसिस्टम का विकास करना है, साथ ही घरेलू एवं विदेश की बड़ी एंकर इंडस्ट्री और एमएसएमई से निवेश आकर्षित करना भी इसका उद्देश्य है। स्मार्ट शहर और आधुनिक अवसंरचना
है, कनेक्टिविटी और परिवहन में सुधार के लिए है, वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भारत को एक प्रमुख भागीदार के रूप में स्थापित करना है, रोजगार सृजन है और संधारणीय विकास करना है, सब चीज़ें हैं। औद्योगिक गलियारा विकास के सामने जो चुनौतियाँ हैं कौन-सी है? असंगत आर्थिक, औद्योगिक और शहरी नियोजन, क्योंकि मौजूदा शहर औद्योगिक गलियारों के संभावित प्रभाव के लिए तैयार नहीं है। साथ ही स्थानीय सरकारों को योजना निर्माण प्रक्रिया से काफ़ी हद तक बाहर रखा जाता है। जैसे दिल्ली, मुंबई औद्योगिक गलियारा योजना में नगर नियोजन प्राधिकरण की भागीदारी सीमित रही है। गवर्नेंस स्पेशल पर्पज व्हीकल और स्थानीय शासी निकाय स्वतंत्र रूप से काम करते हैं। इस कार्यक्रम में शामिल संस्थान जो है के बीच अधिकार क्षेत्र जिम्मेदारियों को लेकर दुविधा की स्थिति बनी रहती है। जैसे कि तुमकुरू औद्योगिक टाउनशिप लिमिटेड नामक स्पेशल पर्पज व्हीकल स्थानीय पंचायत, नगर निगमों या नगर नियोजन विभाग से स्वतंत्र होकर काम करते हैं और उन सब में आपसी समन्वय की कमी भी देखी गई है। संस्थागत क्षमता है, नए शहरों को भरने और पूरी तरह विकसित होने में लंबा समय लगता है। भविष्य में होने वाले बदलावों को प्रबंधित करने के लिए शहरी कर्मचारियों में क्षमता और प्रशिक्षण कमी है। भूमि अधिग्रहण इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट 2009 के अनुसार अवसंरचना और विकास संबंधी अन्य गतिविधियों में 70% देरी की वजह भूमि अधिग्रहण से जुड़ी समस्याएं रही हैं। कृषि भूमि का गैर कृषि कार्यों में उपयोग के लिए भूमि का हस्तांतरण, पर्यावरण संबंधी चिंताएं सब हैं। आगे की राह में क्या कर सकते हैं? स्थान विशेष की चुनौतियों का समाधान करने के लिए नियोजन प्रक्रियाओं में स्थानीय प्राधिकरणों और समुदायों को शामिल करना चाहिए। स्पेशल पर्पज व्हीकल और औद्योगिक हितधारक सहित सरकार एवं अन्य भागीदारों को बीच समन्वय स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। भूमि अधिग्रहण में तेजी लाने के लिए किसानों को परियोजनाओं के आसपास लघु भूखंड आवंटित करना चाहिए और भूमि उपयोग में बदलाव के दीर्घकालिक प्रभावों का आकलन करने के लिए एक मजबूत प्रणाली की आवश्यकता है। साथ ही उपजाऊ भू संसाधन की बर्बादी को रोकने के लिए औद्योगिक क्षेत्रों के अलग-अलग लघु क्लस्टर बनाने की भी आवश्यकता है। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक मजबूत फ्रेमवर्क स्थापित करना चाहिए। अवसंरचना विकास से जुड़ी अन्य पहले हैं, विशेष आर्थिक क्षेत्र है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, विशेष आर्थिक क्षेत्र में नीति जो है 2000 में जारी की गई थी। शुल्क मुक्त एन्क्लेव होते हैं, इनमें स्थापित उद्योगों को कच्चे माल के लिए आयात लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती है। साथ ही उन्हें कर और अन्य लाभ भी प्रदान किए जाते हैं। राष्ट्रीय निवेश विनिर्माण क्षेत्र ये विशाल विकसित भूखंड होते हैं, इनमें विश्व स्तरीय विनिर्माण गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए अनुकूल परिवेश उपलब्ध कराए जाते हैं। औद्योगिक पार्क एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र होता है जिसे विशेष रूप से उद्योगों के विकास और संचालन के लिए तैयार किया जाता है। बधावन बंदरगाह तो ये जो है बधावन पोर्ट क्यों न्यूज में था, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के पालघर में बधावन बंदरगाह की आधारशिला रखी थी। तो बदाऊन बंदरगाह या पत्तन के बारे में जाने तो ये इसका निर्माण महाराष्ट्र के पालघर जिले में दहानू शहर के पास किया जा रहा है और इसे 13वें महापत्तन के रूप में स्थापित किया जाएगा। देश का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट होगा। साथ ही ये भारत के सबसे बड़े डीप वाटर बंदरगाहों को शामिल होगा। इस परियोजना का निर्माण बाधावन पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड नामक स्पेशल पर्पस व्हीकल द्वारा किया जाएगा और जवाहरलाल नेहरू पत्तन प्राधिकरण और महाराष्ट्र मेरीटाइम बोर्ड की हिस्सेदारी का 74% और 26% क्रमशः ये बंदरगाह वैश्विक समुद्री हब के रूप में कार्य करेगा और यहाँ बड़े कंटेनर जहाज, अल्ट्रा बिग कार्गो जहाज भी लंगर डाल सकेंगे और इसमें भारत के व्यापार और आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा मिलेगा। यहाँ पूरे देखिए भारत के प्रमुख पत्तन है कांडला, यहाँ कांडला गुजरात, मार्मोगांव गोवा में है, मैंगलोर है कर्नाटक में और कोच्चि केरल में, तूतीकोरिन है तमिलनाडु में, चेन्नई पोर्ट और नौर पोर्ट ये आंध्र प्रदेश में, विशाखापत्तनम देख सकते हैं आंध्र प्रदेश में है और चेन्नई तमिलनाडु में है और पारादीप उड़ीसा में, कोलकाता पोर्ट यहाँ पर है और मुंबई में 3 है, मुंबई पोर्ट है ट्रस्ट है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है और बधावन अभी तीसरा बन रहा है। तो बधावन बंदरगाह का महत्व है अधिक क्षमता। यह बंदरगाह प्रतिवर्ष 254 मिलियन टन कार्गो संभालेगा। इस तरह भारत के सबसे बड़े कंटेनर बंदरगाहों में से एक होगा और बहुत बड़े कंटेनर जहाजों को संभालने की क्षमता लगभग 20 मीटर के प्राकृतिक ड्राफ्ट वाला यह बंदरगाह बड़े कंटेनर जहाजों को भी संभाल सकता है। वर्तमान में अधिकतर भारतीय बंदरगाहों पर बड़े कंटेनर जहाज लंगर नहीं डाल सकते हैं। आधुनिक बंदरगाह संबंधी संरचना अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी, डीप बर्थ और एडवांस कार्गो हैंडलिंग सिस्टम जैसी अवसंरचना से सुसज्जित होगा।
रोजगार के अवसर पैदा होने और अस्थायी व्यवसायों को प्रोत्साहन मिलने की संभावना है। व्यापार वृद्धि में सहायता और भारत की समुद्री कनेक्टिविटी एवं वैश्विक व्यापार हब की स्थिति को बढ़ाएगा। ट्रांजिट टाइम यानी परिगमन समय और लागत में कमी होगी और संधारिता को प्राथमिकता मिलेगी। पतन का क्षेत्रक है, यह 16वां सबसे बड़ा समुद्री पत्तन देश है भारत। और भारत का मात्रा की दृष्टि से 95% व्यापार और मूल्य की दृष्टि से 70% व्यापार समुद्री परिवहन के माध्यम से किया जाता है। और विश्व बैंक ने लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय शिपमेंट श्रेणी में 22वें स्थान पर और यहाँ टर्न अराउंड टाइम 0.9 है, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर की तुलना में बेहतर है। भारतीय बंदरगाह पत्तन क्षेत्र को 2 भागों में विभाजित है, महापत्तन और लघु पत्तन में। महापत्तन कितने हैं? 12 हैं, 13वां बंधावन है, 14वां है गलाथिया और 200 से अधिक लघु पत्तन है। भारत में सबसे बड़े बंदरगाहों पर नियंत्रण पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के पास है। भारत के बड़े महापत्तन के नाम देखें तो चेन्नई पोर्ट है, कोचीन पोर्ट है, दीनदयाल पोर्ट कांडला और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट नाविक सेवा है, कोलकाता पोर्ट, मरमुगांव पोर्ट, मुंबई पोर्ट, न्यू मंगलोर पोर्ट, पारादीप पोर्ट, विशाखापत्तनम पोर्ट, वीओ चिदम्बरम पोर्ट, तूतीकोरिन और कामराज पोर्ट लिमिटेड है। बड़े बंदरगाह महापत्तन और लघु बंदरगाह पत्तन में क्या डिफरेंस है? तो महापत्तनों का प्रशासन सीधे केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है, जबकि लघु का राज्य सरकार में के अंतर्गत आती हैं। भारत के महापत्तनों का विनिमय संचालन योजना निर्माण महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम 2021 के तहत किया जाता है। लघु पत्तन भारतीय पत्तन अधिनियम 1908 के तहत शामिल है और महापत्तनों का संचालन संबंधित महापत्तन प्राधिकरण द्वारा लैंडलॉर्ड मॉडल के आधार पर किया जाता है। लैंडलॉर्ड मॉडल में जहां पोर्ट अथॉरिटी विनियामक संस्था और लैंडलॉर्ड के रूप में कार्य करती है, वहीं निजी कंपनियां बंदरगाह संचालन करती हैं और इसमें ये पत्तन राज्य विभाग या समुद्री बोर्ड द्वारा नियमित किए जाते हैं। और महापत्तनों में निजी क्षेत्र की भागीदारी की स्थिति है। इन्हें रियायत समझौतों के आधार माध्यम से विशेष परियोजनाओं के लिए अनुमति दी जाती है। रियायत अवधि समाप्त होने के बाद परिसंपत्तियां महापत्तन प्राधिकरण को सौंप दी जाती हैं और इसमें समुद्री बोर्ड, राज्य सरकार, निजी ऑपरेटर के साथ सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत लघु पत्तनों के विकास और संचालन के लिए एक रियायत समझौता एग्रीमेंट करती है। भारत के बंदरगाह क्षेत्र की स्थायी समस्या वित्तीय चुनौतियां हैं, विनियामक और अन्य मंजूरी प्राप्त करने संबंधी समस्याएं हैं और संरचना कनेक्टिविटी की समस्याएं हैं, श्रम उत्पादक संबंधी समस्याएं हैं। संचालित समुद्री कार्य क्षमता का अभाव है, मौजूदा बंदरगाह अपग्रेडेशन कमी है और ड्रेजिंग संबंधी समस्याएं हैं। आगे की राह में बंदरगाहों का आधुनिकीकरण निम्नलिखित के जरिए कार्गो हैंडलिंग क्षमता को बढ़ावा देना होगा और ड्रेजिंग के माध्यम से बंदरगाह के न्यूनतम ड्राफ्ट को बढ़ावा देना चाहिए और आधुनिक कार्गो हैंडलिंग तकनीक को अपनाना चाहिए, कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना चाहिए और निजी क्षेत्र के बंदरगाहों को महापत्तन और लघु पत्तन से जोड़ना चाहिए और सार्वजनिक निजी भागीदारी आधारित परियोजनाओं को प्रोत्साहित करना चाहिए। विदेश शिपिंग कंपनियों को आकर्षित करने के लिए करों को कम करना चाहिए। लघु पत्तनों के आधुनिकीकरण के लिए निजी क्षेत्र को वित्त अवसर प्रदान करना चाहिए। पीपीपी मोड के माध्यम से अंतर्देशीय जल मार्ग संचालन पोत वित्त पोषण का समर्थन करने के लिए एक विशेष समुद्री फंड स्थापित करना चाहिए। मंजूरी प्रक्रिया पीपीपी परियोजनाओं को समय पर विनियामक मंजूरी देने के लिए समय सीमा निर्धारित करना चाहिए और सिंगल विंडो मंजूरी प्रणाली की व्यवस्था करनी चाहिए। भारत में बंदरगाह क्षेत्र के लिए शुरू किए पहले हैं सागरमाला कार्यक्रम। इस कार्यक्रम को 2015 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य विदेशी और घरेलू व्यापार के लिए लॉजिस्टिक लागत को कम करना, कंटेनर आवागमन में जो है सुधार करना और निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देना था। समुद्र अमृतकाल विजन 2047 से पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया है। इसका उद्देश्य विश्व स्तरीय बंदरगाहों का विकास करना तथा अंतर्देशीय जल परिवहन, तटीय शिपिंग और संधारणीय समुद्री क्षेत्र को बढ़ावा देना है। राष्ट्रीय लॉजिस्टिक पोर्टल है मरीन, यह सूचना प्रौद्योगिकी आधारित प्लेटफॉर्म है। यह लॉजिस्टिक क्षेत्र के हितधारकों को जोड़कर दक्षता और पारदर्शिता को बढ़ावा देता है और लागत और देरी को कम करता है। सागर मंथन एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। यह पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय तथा उनके संगठनों के लिए रियल टाइम परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग डैशबोर्ड प्रदान करता है। इसमें परियोजनाओं, मुख्य प्रदर्शन संकेतकों, वित्तीय मापदंडों को ट्रैकिंग संभव होती है। सागर सेतु एक बेहतर मोबाइल ऐप है। यह रियल टाइम आधार पर बंदरगाह संचालन, निगरानी तथा जहाज, कार्गो, कंटेनर, वित्त और विनियामक प्राधिकरण से जुड़े डेटा प्राप्ति को आसान बनाकर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देता है। अन्य संबंधित तथ्य जिसे गैलेथिया बंदरगाह है, तो यह सरकार ने समुद्री पत्तन
अधिनियम 1908 की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर गैलीथिया खाड़ी को महापत्तन के रूप में अधिसूचित किया है। ये गैलीथिया खाड़ी की रणनीतिक स्थिति देख सकते हैं आप, ये रहा। और ये इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसपोर्ट पोर्ट में निर्मित किया जा रहा है। ये भारत का 14वां महापत्तन होगा। ट्रांसशिपमेंट पोर्ट वास्तव में ऐसा हब या स्थान है जहां कार्गो को एक जहाज से दूसरे जहाज पर स्थानांतरित किया जाता है ताकि उसे एक अंतिम गंतव्य तक पहुंचाया जा सके। अंडमान निकोबार गैलीथियो खाड़ी में आईसीटीपी का महत्व है, आर्थिक महत्व है। गैलीथियो खाड़ी में आईसीटीपी से आयात निर्यात को सुविधाजनक बनाने में मदद मिलेगी और क्योंकि यह अंतर्राष्ट्रीय पोत परिवहन मार्ग पर स्थित है। वर्तमान में भारत के लगभग 75% ट्रांसशिप कार्गो का संचालन भारत के बाहर के पत्तनों पर किया जाता है। यह परियोजना विदेशी मुद्रा की बचत करेगी और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित करेगी। अन्य भारतीय पत्तनों पर आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि सुनिश्चित करेगी। और रणनीतिक महत्व है। यह ट्रांसशिपमेंट पत्तन मलक्का जल संधि जैसे चोक पॉइंट तथा यूरोप, अफ्रीका एवं एशिया को जोड़ने वाले पूर्व पोत परिवहन मार्ग के निकट है। और है प्रधानमंत्री ड्राइव योजना। तो केंद्रीय भारी उद्योग मंत्रालय ने प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट योजना को सूचित कर दिया है। पीएम ई ड्राइव योजना भारत में फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल 2015 में फेम सेकेंड 2019 जैसे पहले के कार्यक्रम पर आधारित है। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024 को भी इसमें शामिल कर दिया गया। जुलाई 2024 में इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर और इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर वाहनों को तेजी से अपनाने के लिए EMPs 2024 लॉन्च किया गया है। पीएम ड्राइव योजना के बारे में जाने तो इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर अग्रिम आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु वाहनों को अपनाने में तेजी लाना, साथ ही EVs के लिए आवश्यक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना की सुविधा प्रदान करना है। पर्यावरण पर परिवहन के प्रभाव को कम करना, वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से किया गया है। और फंड आवंटन है 10,900 करोड़ रुपए का। योजना अवधि है 2024 से 26। इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर और इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर इलेक्ट्रिक बसों के उपयोग को प्रोत्साहित करना है इसका लक्ष्य। इलेक्ट्रिक 4 व्हीलर के लिए 22,100 फास्ट चार्जिंग और पॉइंट, ई बसों के लिए 1,800 फास्ट चार्जिंग पॉइंट और E2 व्हीलर 3 व्हीलर के लिए 48,400 फास्ट चार्जिंग पॉइंट की स्थापना करना है। नोडल मंत्रालय भारी उद्योग मंत्रालय इस परियोजना की समग्र निगरानी, मंजूरी और कार्यान्वयन के लिए भारी उद्योग मंत्रालय की संचित सचिव की अध्यक्षता में परियोजना कार्यान्वयन और मंजूरी समिति का गठन किया गया है और यह अंतर मंत्रालयी अधिकार प्राप्त समिति है। मांग प्रोत्साहन हेतु पात्र वाहनों की श्रेणियां हैं। 2 पहिया वाहन इलेक्ट्रिक टू व्हीलर और 3 पहिया वाहन के लिए है और एम्बुलेंस के लिए है और ट्रक और अन्य बढ़ती इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए है। योजना के बिंदु पर एक नजर आने तो सब्सिडी है। उपभोक्ता अंतिम उपयोगकर्ता को कुछ श्रेणियों की इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर सब्सिडी मांग आधारित प्रोत्साहन देने का प्रावधान है। इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रारंभिक खरीद मूल्य को कम करने के लिए पीएम ई ड्राइव ऐप पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रिक वाहनों को खरीद के लिए आधार नंबर से प्रमाणित ई वाउचर उपलब्ध कराए जाएंगे। प्रस्तावित प्रोत्साहन बैटरी क्षमता के आधार पर यानी किलोवाट में मापा गया ऊर्जा कंटेंट है। E2W, E3W क्षेत्र के लिए 2024 में 25 में से 5,000 रुपए, KWH और वित्तीय 25-26 में 2,500 रुपए प्रति किलोवाट निर्धारित की गई है। दोनों प्रकार के वाहनों के मामले में प्रोत्साहन की ऊपरी सीमा एक्स फैक्ट्री मूल्य के 15% बराबर होगी। ये हो गया, ठीक है। पूंजीगत परिसंपत्ति को निर्माण के लिए अनुदान होना चाहिए और ये सब चीजें हैं जी इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए। नेक्स्ट हम चलेंगे पीएमई ड्राइव की मुख्य लाभ क्या है। आपको पता होगा वाहन पर्यावरण अनुकूल है, खरीद लागत को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को मांग बढ़ाना है, इलेक्ट्रिक वाहनों की टेस्टिंग के लिए सुविधाओं को अपग्रेड करना और इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोगकर्ताओं में विश्वास पैदा करने के लिए पब्लिक चार्जिंग अवसंरचना के स्थापित करना। चलिए नेक्स्ट है स्वैच्छिक वाहन आधुनिकीकरण कार्यक्रम। तो ये क्या है, तो सुर्खियों क्यों है क्योंकि हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने स्वैच्छिक वाहन आधुनिकीकरण कार्यक्रम या वाहन स्क्रैपिंग नीति की शुरुआत की है। इस कार्यक्रम के उद्देश्य है पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा और स्वचालित परीक्षण स्टेशनों के नेटवर्क के माध्यम से देश भर में अनुपयुक्त प्रदूषणकारी वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए इकोसिस्टम का विकास करना। इसके तहत वाणिज्यिक और यात्री वाहनों के विनिर्माता ग्राहकों द्वारा स्क्रैपेज सर्टिफिकेट कराने पर क्रमशः 2 वर्ष और 1 वर्ष की अवधि के लिए डिस्काउंट छूट योजना शुरू करेंगे।
इससे पहले केंद्र सरकार ने 2021 में वाहन स्क्रैपिंग नीति की घोषणा की। इसका उद्देश्य 15 से 20 साल से अधिक पुराने वाहनों को चरणबद्ध तरीके से सड़कों से हटाना है, ताकि वायु प्रदूषण को कम किया जा सके और सड़क सुरक्षा में सुधार किया जा सके और नए वाहनों की बिक्री को बढ़ावा दिया जा सके। स्वैच्छिक वाहन आधुनिकीकरण कार्यक्रम के मुख्य बिंदु पर नजर डालें तो सर्कुलर इकोनॉमी के लिए है, स्क्रैपिंग के लिए अधिक आर्थिक प्रोत्साहन करना है और मेन उद्देश्य इन लोग का वही है, एनवायरमेंट प्रदूषण को रोकना। ठीक है। नेक्स्ट है खनिज सुरक्षा भागीदारी वित्त नेटवर्क। और सुर्खियों में हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व वाले खनिज सुरक्षा भागीदारी वित्त नेटवर्क में शामिल हुआ है। भारत के इस कदम का उद्देश्य है क्रिटिकल मिनरल्स की आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित बनाना। अन्य संबंधित तथ्य में खनिज सुरक्षा भागीदारी वित्त नेटवर्क में भारत की भागीदारी क्रिटिकल खनिजों की आपूर्ति के लिए जो है कई स्रोतों पर निर्भरता बढ़ाने और आपूर्ति को सुरक्षित बनाने के लिए व्यापक योजना का हिस्सा है। इसका उद्देश्य क्रिटिकल खनिजों के मामले में चीन पर निर्भरता को कम करना भी है। ध्याता भी कि वर्तमान में वैश्विक क्रिटिकल खनिज आपूर्ति श्रृंखला पर चीन का प्रभुत्व है। खनिज सुरक्षा भागीदारी वित्त नेटवर्क क्या है? तो यह खनिज सुरक्षा भागीदारी की एक पहल है और दुनिया भर में क्रिटिकल खनिज परियोजनाओं की वित्त पोषण करने के लिए डिजाइन की गई एक संयुक्त वित्त पोषण संस्था है। इसका उद्देश्य लक्ष्य क्या है? क्रिटिकल खनिजों के लिए विविध सुरक्षित सतत आपूर्ति श्रृंखलाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हिंद प्रशांत क्षेत्र और यूरोप के संस्थाओं को एकजुट करना, उसके बीच सहयोग को मजबूत करना, भाग देने के लेने वाली संस्थाओं के बीच सूचनाओं आदान प्रदान और वित्त पोषण को बढ़ावा देना है और वैश्विक क्रिटिकल खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं में सतत निवेश को बढ़ावा देगा, जिसमें उत्पादन, खनन, प्रसंस्करण, पुनर्चक्र और पुनर्प्राप्ति परियोजनाओं में निजी क्षेत्र में पूंजी जुटाना शामिल है। भारत सहित कुल 14 देश और यूरोपीय आयोग इसके सदस्य हैं। इसमें यूएस इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक और जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी जैसे कुछ संगठक भी शामिल हैं। क्रिटिकल मिनरल्स क्या है? तो ये खनिज वर्तमान में कई नवीन प्रौद्योगिकियों उत्पादन और विकास के लिए अति महत्वपूर्ण घटक है। चूंकि वैश्विक स्तर पर इन खनिजों का उत्पादन बहुत कम होता है, इसलिए बहुत राजनीतिक वजहों से इनकी आपूर्ति में व्यवधान का खतरा बना रहता है। क्रिटिकल मिनरल्स के उदाहरण है लिथियम, कोबाल्ट, निकल, तांबा, रेयर अर्थ एलिमेंट्स आदि। भारत सरकार भारत के लिए 30 क्रिटिकल मिनरल्स की सूची जारी करता है। एंटीमनी, बेरिलियम, बिस्मथ, कोबाल्ट, तांबा, गैलियम, जर्मेनियम, ग्रेफाइट, हाफनियम, इडियम, लिथियम, मोलिब्डेनम, नियोबियम, निकल, पीजीई और फास्फोरस, पोटाश, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, रेडियम, सिलिकॉन, स्ट्रोंटियम, टाइटेनम, टेल्यूरियम, टिन, टाइटेनियम और टंगस्टन, वैनेडियम और जिरकोनियम और सेलेनियम, कैडमियम। महत्वपूर्ण क्रिटिकल खनिजों का महत्व क्या है? दूरसंचार, इलेक्ट्रिक वाहन और इलेक्ट्रिक निर्माण जैसे उद्योगों को उपयोग में आता है ये। पर्यावरण महत्व और सौर पैनल और पवन टरबाइन और सेमीकंडक्टर जैसी नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी के लिए महत्वपूर्ण है। सटीक निर्देशित मिसाइलों और विमान से प्रौद्योगिकियों जैसे रक्षा विनिर्माण के लिए महत्वपूर्ण है। भारत के लिए क्रिटिकल मिनरल्स की सुरक्षित आपूर्ति करने में कौन सी चुनौतियां मजबूत है? सीमित घरेलू भंडार है। भारत में कई क्रिटिकल मिनरल्स के पर्याप्त भंडार मौजूद नहीं है। इस वजह से इन खनिजों के लिए आयात पर अधिक निर्भरता बनी हुई है। जाहिर की वैश्विक संकटों की स्थिति में इसकी आपूर्ति में व्यवधान उत्पन्न होने का खतरा बना रहता है। निजी निवेश में कमी, तकनीकी विशेषज्ञता का अभाव, अन्य कानून भी क्रिटिकल मिनरल्स के घरेलू उत्पादन में बाधा उत्पन्न करते हैं। भू राजस्व, राजनीतिक तनाव के लिए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो दुनिया के लगभग 70% कोबाल्ट की आपूर्ति करता है, लेकिन राजनीतिक अस्थिरता की वजह से वहां से इसकी आपूर्ति प्रभावित हुई है और इसमें बैटरी और मिश्र धातुओं के लिए कोबाल्ट पर निर्भर उद्योगों पर बुरा असर पड़ता है। और है वैश्विक प्रतिस्पर्धा आपूर्ति श्रृंखला में कमियां हैं, जैसे वैश्विक रेयर अर्थ एलिमेंट्स की लगभग 85% प्रोसेसिंग क्षमता और वैश्विक क्रिटिकल मिनरल्स के लगभग 60% उत्पादन पर चीन का प्रभुत्व है। इस वजह से उच्च तकनीकी पर आधारित विनिर्माण से जुड़ी क्रिटिकल मिनरल पर चीन का एक अधिकार है। पर्यावरण संबंधी चुनौतियां हैं, रिसाइकलिंग और संरचना की कमी है। महत्वपूर्ण खनिजों को प्राप्त करने के पहले हैं खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन अधिनियम 2023। ये 24 महत्वपूर्ण खनिजों के खनन की अनुमति देता है। खनिज विदेश नीति इंडिया लिमिटेड है। इसमें इसे जिसे काबिल बोलते हैं, इसे विदेशों में लिथियम और कोबाल्ट जैसे महत्वपूर्ण खनिज भंडार की खोज और प्राप्ति के लिए काम सौंपा गया है। पुनर्चक्र और अर्बन माइनिंग है। ये अपशिष्ट नियम 2022 के तहत अंतरराष्ट्रीय भागीदारी क्वाड क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी वर्किंग ग्रुप महत्वपूर्ण खनिजों पर सहयोग भी शामिल है। और तकनीकी समुद्रयान परियोजना का उद्देश्य है हिंद महासागर के नितर पर महत्वपूर्ण खनिजों की खोज करना। आगे के राह में क्रिटिकल मिनरल्स
पर राष्ट्रीय संस्थान उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रमंडल वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान संगठन की तर्ज पर खान मंत्रालय के तहत क्रिटिकल मिनरल के लिए उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जानी चाहिए। इसी क्रिटिकल मिनरल पर शोध, अन्वेषण, नवाचार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए सौंपा जाना चाहिए। घरेलू प्रसंस्करण क्षमताओं को बढ़ावा देना और क्रिटिकल मिनरल्स की पुनर्प्राप्ति के लिए सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देना चाहिए और सार्वजनिक निजी भागीदारी को बढ़ावा देना चाहिए। और स्टील सेक्टर इन इंडिया क्या है? तो सुर्खियों में क्यों है? क्योंकि हाल ही में केंद्र सरकार ने 2034 से 500 मिलियन टन घरेलू इस्पात उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है। और इसके बारे में जाने तो पारंपरिक रूप से धातु में इस्पात का शीर्ष बना रहा है और यह औद्योगिकीकरण के लिए प्रमुख कारकों में शामिल रहा है। इस्पात लोहे और कार्बन की एक मिश्र धातु है। इसमें कार्बन की मात्रा 2% से कम, मैग्नीज की मात्रा 1% आंशिक मात्रा में सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, ऑक्सीजन शामिल होते हैं। कार्बन की मात्रा अधिक होने पर कास्ट आयरन कहा जाता है। भारत में इस क्षेत्र का विकास घरेलू स्तर पर कच्चे माल की उपलब्धता से प्रेरित है, जैसे रवयस्क, सस्ता श्रम और संरचना के विकास में वृद्धि तथा फलते फूलते ऑटोमोबाइल क्षेत्र अ, और रेलवे आदि हैं। भारत में इस्पात उद्योगों के विकास को प्रोत्साहित करने वाले स्थानिक कारक हैं। जल की उपलब्धता, जैसे स्वर्णरेखा नदी के जमशेदपुर में टाटा स्टील, बाजारों से निकटता छत्तीसगढ़ में भिलाई संयंत्र, परिवहन साधन की उपलब्धता जिसमें विशाखापत्तनम बंदरगाह के पास, आंध्र प्रदेश में विजाग स्टील प्लांट। भारत में इस्पात क्षेत्र की प्रमुख चुनौतियां क्या है? पूंजी की कमी है। इस्पात उद्योग में अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। इनफील्ड रूट से माध्यम से 1 टन इस्पात बनाने की क्षमता स्थापित करने के लिए 7,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता पड़ती है। इस्पात की मांग चक्रीय प्रकृति की होती है। इसे मंदी के दौरान निवेश रिटर्न कम हो जाता है। लॉजिस्टिक की उच्च लागत, नीति आयोग का अनुमान है कि जमशेदपुर से मुंबई तक माल ढुलाई की लागत $50 प्रति टन तक हो सकती है, जबकि रॉटरडैम में मुंबई तक यह प्रति टन 34 अमेरिकी डॉलर है। कच्चे माल की कमी, प्रति व्यक्ति खपत कम होता है और इस्पात उत्पादन के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। चुनौतियां हैं, निर्यात चुनौतियां हैं, जैसे भारत के लौह और इस्पात निर्यात मुख्य तौर पर यूरोपीय संघ को किया जाता है और यू द्वारा इस्पात के आयात में 19.8% से 52.7% तक के कार्बन टैक्स लगाने के प्रस्ताव के कारण भारतीय निर्यात प्रभावित हो सकता है। और इस्पात क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार की पहले है राष्ट्रीय इस्पात नीति 2017 की। इसका लक्ष्य 2030 से 31 तक भारत में इस्पात उत्पादन क्षमता को बढ़ाकर 300 मिलियन टन करना और प्रति व्यक्ति इस्पात खपत को बढ़ाकर 160 किलोग्राम करना है। मेक इन इंडिया पहल के साथ ही पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान इस्पात की खपत को बढ़ाने के लिए रेलवे, रक्षा, आवासों जैसे प्रमुख क्षेत्र को से मांग बढ़ावा देने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। और स्पेशलिटी स्टील हेतु उत्पादन से संबंध प्रोत्साहन योजना, इस योजना का उद्देश्य भारत में स्पेशलिटी इस्पात के उत्पादन को बढ़ावा देने और पूंजी निवेश आकर्षित करने करके आयात को कम करना है। मिशन पूर्वोदय है। यह मिशन कोलकाता में एकीकृत इस्पात हब की स्थापना के माध्यम से पूर्वी भारत, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश के त्वरित विकास के लिए शुरू किया गया है। संशोधित आयात निगरानी प्रणाली है। इसका उद्देश्य इस्पात के आयात की अधिक प्रभावी तरीके से निगरानी करना और घरेलू इस्पात उद्योग को प्रभावित करने वाली समस्याओं का समाधान करना है। ये बोकारो है और ये है जमशेदपुर का, और ये भिलाई है, राउरकेला है, गोपालपुर है, विशाखापत्तनम, विजयनगर और भद्रावती और सलीम और न्यू मंगलौर और रत्नगिरी। तो देख सकते हैं रत्नागिरी। तो आगे की राह में इस्पात उद्योग के डिकार्बनाइजेशन के लिए जरूरी नीतियां तैयार करना है। आगे की राह में इस्पात उद्योग के कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस और ग्रीन हाइड्रोजन जैसी स्वच्छ प्रौद्योगिकी में निवेश की आवश्यकता है। एडवांस प्रौद्योगिकी दक्षता और उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए अनुसंधान विकास में निवेश बढ़ाया जा सकता है। और ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जैसी इंडस्ट्री 4.0 औद्योगिक उत्पादकता को बढ़ा सकती हैं और भारतीय इस्पात उद्योग को घरेलू और वैश्विक मांगों को पूरा करने में सक्षम बना सकती हैं। उत्पाद विविधीकरण पर जोर देना, जैसे कि निर्माण कार्य, एडवांस स्ट्रक्चरल इस्पात, ऑटोमोटिव, एरोस्पेस के इस्तेमाल के लिए विशेष मिश्र धातु का निर्माण करना आदि है। अन्य संबंधित तथ्य में क्या है? इस्पात क्षेत्र को कार्बन मुक्त बनाना है, हरित इस्पात, ये सब चीजें हैं, देख लेना। भारत का डेयरी सहकारी क्षेत्र, तो केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय ने श्वेत क्रांति 2.0 के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है। इसका उद्देश्य है भारत के डेयरी शहरी क्षेत्र में बदलाव लाना है।
श्वेत क्रांति 2.0 का उद्देश्य क्या है? डेयरी सहकारी समितियों द्वारा दूध की खरीद में वृद्धि करना। इसका उद्देश्य अगले 5 वर्षों में दूध की खरीद में 50% की वृद्धि करना है। इसमें 2029 तक डेयरी सहकारी समितियों में दूध की खरीद बढ़ाकर 1 लाख किलोग्राम प्रतिदिन तक हो जाने का अनुमान है। महिला कृषकों को सशक्त बनाना है। ग्रामीण क्षेत्रों में डेयरी क्षेत्र में रोजगार सृजन के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाकर कुपोषण के खिलाफ लड़ाई में उनकी भूमिका को बढ़ावा देकर उन्हें सशक्त बनाया जाएगा। डेयरी संबंधी अवसंरचना को मजबूत बनाना है और क्या है, डेयरी निर्यात को बढ़ावा देना है, वित्तीय समावेशन है, सहकारी समितियों के बीच सहयोग से। ठीक है। श्वेत क्रांति के बारे में आप जानते हैं 1970 में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के साथ शुरू हुआ था। एक डेयरी विकास कार्यक्रम था जिसे भारत को दूध उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू किया गया था। ऑपरेशन फ्लड को भारत के राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा संचालित किया गया था और विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध विकास कार्यक्रम है। इस आंदोलन का नेतृत्व डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने किया था। उन्हें भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। भारत में डॉक्टर वर्गीस कुरियन की जयंती 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में मनाई जाती है। ऑपरेशन फ्लड निम्नलिखित 3 चरणों में पूरा किया गया है। चरण 1 था 1970 से 80 के दशक में 18 प्रमुख मिल्क स्टेट्स को 4 शहरों दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई जोड़ा गया और दूसरा चरण 1981 से 85 था। 43,000 ग्राम सहकारी समितियों की स्थापना की गई। इसमें दूध पाउडर का उत्पादन 22,000 टन से बढ़ाकर 140,000 टन कर दिया गया और चरण 3 था 1985-96, जिसके तहत 30,000 नई सहकारी समितियां स्थापित की गई और साथ ही पशु स्वास्थ्य क्षेत्र में अनुसंधान विकास को जोड़ दिया गया। श्वेत क्रांति की उपलब्धियां थी आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देकर भारत को दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश बनाना और सहकारी व्यवस्था की स्थापना की गई, जिससे किसानों की सामाजिक आर्थिक स्थिति सुधार हुआ। दूध की दक्षतापूर्ण आपूर्ति के लिए राष्ट्रीय दूध ग्रिड बनाया गया। क्रॉस ब्रीडिंग के माध्यम से दुधारू पशुओं की गुणवत्ता में सुधार किया गया। बिचौलियों को समाप्त करके उत्पादक के लिए मतलब मूल्य सुनिश्चित किया गया और डेयरी क्षेत्र का आधुनिकीकरण कर 10 मिलियन किसानों को आत्मनिर्भर बनाया गया। डेयरी क्षेत्र में सहकारिता का महत्व क्या है? किसानों को आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना और अमूल और नंदिनी जैसी सहकारी समितियों ने किसानों में आर्थिक समानता को कम करते हुए धन का समान रूप से वितरण सुनिश्चित किया। बाजार तक पहुंच और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दिया, संकट से निपटने की क्षमता और जोखिम का न्यूनीकरण किया। भारत की डेयरी सहकारी समितियों की समझ चुनौतियां क्या है? वित्त पोषण की और मिल्क ग्रिड बनाने में बाधाएं हैं। डेयरी किसान दूध उत्पादनों की समझ चुनौतियां हैं। किसानों को दूध की कम कीमतें मिलने, चारे या पशु आहार की उच्च लागत, बाजार में उतार चढ़ाव, चिकित्सा सेवाओं की कमी, दूध निकालने वाले उपकरण का अभाव, गोबर के निपटान तथा दूध उत्पादन का रिकॉर्ड रखने जैसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जिन पशुपालक किसानों के पास संचित भूमि है वे तुलनात्मक रूप से लाभ की स्थिति में होते हैं, जबकि भूमिहीन किसान पशुपालकों को कई प्रकार के नुकसानों का सामना करना पड़ता है। उपभोक्ता प्राथमिकता बाजार ट्रेंड के अनुसार दुग्ध सहकारी समितियों को कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिससे उपभोक्ता की पसंद में निरंतर बदलाव और अधिक नियम कानून, बाजार में प्रतिस्पर्धा, मौसम में निरंतर बदलाव आते हैं। डेयरी क्षेत्र को मजबूत करने के लिए शुरू की गई पहली है राष्ट्रीय गोकुल मिशन। इसे गाय की देसी नस्लों के विकास और संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए लागू किया जा रहा है। राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम, इसका उद्देश्य दूध और दूध से निर्मित उत्पादों की गुणवत्ता को बढ़ाना एवं डेयरी में संबंधित आधारभूत अवसंरचना को मजबूत करके दूध की संगठित खरीद की हिस्सेदारी को बढ़ावा देना है। पशु स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम है, इसका उद्देश्य रोग निरोधी टीकाकरणों के माध्यम से पशुओं को स्वास्थ्य सुधार करना है और पशुपालन अवसंरचना विकास निधि है, इसका उद्देश्य उद्यमियों, निजी कंपनियों आदि द्वारा डेयरी संस्करण और मूल्य संवर्धन अवसंरचना स्थापित करने के लिए निवेश को प्रोत्साहित करना है। और अगला है आगे की राह में क्या है? भारत की डेयरी सहकारी समितियों को अधिक प्रभावी और प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए निम्नलिखित पहलों को अपनाया जा सकता है। तकनीक को अपनाना, दुग्ध सहकारी समितियों के संचालन को सहज बनाने के लिए सूचना संचार प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना चाहिए। प्रमुख स्थानों पर साइबर स्टोर स्थापित करना चाहिए और ग्राहक डेटाबेस तैयार करना चाहिए। इससे बाजार में वर्गीकरण की मदद मिलेगा। बाकी दूध का 10% प्रसंस्करण है, गुणवत्ता सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए, कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर का और ब्रांड निर्माण और प्रचार ये सब करना चाहिए। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए प्रतिस्पर्धात्मक और व्यवसायी नजरिया रखना चाहिए। मुख्य व्यापार समझौते से बाहर रहना रखना। देश के दुग्ध उत्पादकों एवं घरेलू मिल्क ब्रांड्स को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए डेयरी क्षेत्र को मुक्त व्यापार समझौते से बाहर रखना चाहिए। निष्कर्ष है, सरकारी मॉडल का लाभ उठाकर भारत का डेयरी क्षेत्र अपनी पूर्ण क्षमता को प्राप्त कर सकता है। इससे भारत को वैश्विक स्तर पर डेयरी उत्पादों के अग्रणी निर्यातक बनाया जा सकेगा। अब है न्यूज एंड शॉर्ट्स। तो है इसी वित्तीयकरण पहला न्यूज है। तो आर्थिक सलाहकार के अनुसार भारत को अति वित्तीयकरण के प्रति सतर्क रहने की आवश्यकता है। वित्तीयकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें
जिसके तहत वित्तीय बाजार, वित्तीय संस्थान, वित्तीय अभिजात वर्ग का आर्थिक नीतियाँ, आर्थिक परिणामों पर अधिक प्रभाव स्थापित हो जाता है। इस प्रकार वित्तीय मध्यवर्ती प्रौद्योगिकियाँ हमारे दैनिक जीवन पर काफ़ी प्रभाव डालते रहते हैं। इसे ऐसे समझा जा सकता है कि पारंपरिक रूप से भौतिक परिसंपत्तियाँ जैसे रियल एस्टेट व स्वर्ण आदि के बजाय वित्तीय परिसंपत्ति जैसे म्यूचुअल फंड में निवेश किया जा सकने लगे। वित्तीयकरण को बढ़ावा देने वाले कारक हैं खर्च करने की बढ़ती क्षमता के साथ मध्यम वर्ग का उदय, लोगों में मुद्रास्फीति के कारण फिक्स्ड डिपॉजिट की तुलना में अन्य विकल्पों में अधिक रिटर्न हासिल करने की इच्छा, सरकार द्वारा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को दिए जा रहे प्रोत्साहन, डिजिटीकरण और वित्तीय समावेशन का बढ़ता स्तर। अति वित्तीयकरण एक चिंता का विषय क्यों है? असमानता में वृद्धि वित्तीय आय का एक बड़ा हिस्सा सबसे अधिक इक्विटी स्वामित्व वाले धनी व्यक्तियों को मिलता है, यानी वे धनी व्यक्ति आबादी का 1% हैं। अर्थव्यवस्था की कार्यप्रणाली का नकारात्मक प्रभाव ऐसा इस कारण क्योंकि वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार की बजाय वित्तीय निवेश में अधिक लाभ होने का लगता है। इस प्रकार अर्थव्यवस्था का शेयर बाजार पर अधिक प्रभाव स्थापित हो जाता है और रोजगार सृजन या जीवन स्तर में वृद्धि की अनदेखी होने लगती है। आम लोगों द्वारा ऋण लेने में वृद्धि, वास्तविक आय में ठहराव के चलते आम लोगों की ऋण पर निर्भरता बढ़ सकती है। नीतियों पर प्रतिकूल प्रभाव, वित्तीयकरण से प्रीडेटरी लेंडिंग, अधिक जोखिम लेने और श्रमिक संरक्षण की अपेक्षा करने वाली नीतियों को बढ़ावा मिल सकता है। ये सब चीजें हैं। और है EAC-PM के एक वर्किंग पेपर के अनुसार 1947 के बाद से खाद्य पर औसत घरेलू व्यय आधा हो गया है। तो यह तथ्य प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने भारत के खाद्य उपभोग में परिवर्तन और नीतिगत निहितार्थ, घरेलू उपभोग और व्यय सर्वेक्षण 2023-24 में एक व्यापक विश्लेषण शीर्षक वाले एक वर्किंग पेपर में उजागर किया। चलिए इतना ही जानिए इसके बारे में। भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सचेंज रजिस्ट्री पहल, तो यह भास्कर पहल एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है। इसे स्टार्टअप्स या निवेशकों को सहित उद्यमशीलता इकोसिस्टम के भीतर प्रमुख उत्पादकों के बीच में सहयोग को केंद्रीकृत, सुव्यवस्थित और बढ़ाने के लिए तैयार किया गया है। भास्कर पहल वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की पहल है। इसका प्राथमिक लक्ष्य है स्टार्टअप्स इकोसिस्टम के तहत हितधारकों के लिए विश्व की सबसे बड़ी डिजिटल रजिस्ट्री बनाना। यह पहल स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित की जाएगी। स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम का उद्देश्य देश में नवाचार को बढ़ावा देने और निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम निर्माण करना है। भास्कर की मुख्य विशेषताओं पर नजर डालें तो नेटवर्किंग और सहयोग है। भास्कर प्लेटफॉर्म स्टार्टअप्स, निवेशकों और सलाहकारों और हितधारकों के बीच में अंतराल को समाप्त करेगा। इससे अलग-अलग क्षेत्रों में समेकित अंतरक्रिया संभव हो सकेगी। संसाधन तक केंद्रीकृत पहुंच, भास्कर स्टार्टअप्स को महत्वपूर्ण उपकरणों और ज्ञान तक तत्काल पहुंच प्रदान करेगा। इसमें तेजी से निर्णय लेने के लिए अधिक कुशल स्केलिंग में सहायता करेगा और व्यक्तिगत पहचान बनाना। प्रत्येक हितधारक को विशिष्ट भास्कर आईडी की दी जाएगी। इसमें प्लेटफॉर्म व्यक्तिगत अंतरक्रिया और अनुरूप सुनिश्चित होंगे। इसमें स्टार्टअप को मान्यता देने के लिए पात्रता दंड क्या है? अवधि है। किसी व्यवसाय को उसके निगमन की तारीख से 10 वर्ष की अवधि तक स्टार्टअप माना जाएगा। और स्वरूप क्या है? स्टार्टअप को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अधिनियम 2013 के तहत लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप अधिनियम 2008 के तहत जो है रूप में पंजीकृत होना होगा। टर्नओवर है, पिछले किसी भी वित्तीय वर्ष में 100 करोड़ रुपए से अधिक का टर्नओवर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है ये प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण। तो आरबीआई ने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण भारत का अनुभव शीर्षक से एक स्टडी रिपोर्ट जारी की है। 1972 में औपचारिक रूप से दिया गया था ताकि ऐसे क्षेत्र को ऋण प्राप्ति की सुविधा मिल सके जो ऋण लेने के लिए पात्र होते हैं लेकिन औपचारिक वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने में असमर्थ होते हैं। तो प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के तहत शामिल श्रेणियां हैं। कृषि है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम है, निर्यात ऋण है, शिक्षा है, आवास के लिए है, सामाजिक संरचना, नवीकरण ऊर्जा अन्य के लिए है। यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस क्या है? तो यूनाइटेड लैंडिंग इंटरफेस के बारे में जाने तो एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म होगा जो बाधा रहित ऋण उपलब्ध कराएगा। इसे ऋणदाताओं के लिए विविध डेटा सेवा प्रदाताओं में डिजिटल सूचना का निर्बाध और सहमति आधारित प्रवाह सुगम हो जाएगा और इन सूचनाओं से अलग-अलग राज्यों की भूमि अभिलेख भी शामिल है। इसमें कॉमन एंड स्टैंडर्डाइज्ड एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस होंगे जिसे प्लग एंड प्ले अप्रोच के लिए डिजाइन किया गया है। यूएलआई के लाभ क्या हैं? ये ऋण लेने वाले को व्यापक दस्तावेजीकरण की आवश्यकता को बिना ऋण के निर्बाध वितरण और त्वरित समय सीमा का लाभ प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा। यह कृषि एमएसएमई क्षेत्रों के लिए ऋण की समस्या का समाधान करेगा। और राष्ट्रीय अवसंरचना वित्त पोषण और विकास बैंक क्या है? तो यह केंद्र सरकार ने कंपनी अधिनियम 2013 के तहत NBFID को
सार्वजनिक वित्तीय संस्थान के रूप में अधिसूचित किया है। केवल उन संस्थाओं को जो एफपीआई के रूप में सूचित किया जा सकता है जो केंद्रीय या राज्य आधारित अधिनियम के तहत स्थापित हो या जिनकी कम से कम 51% पेड अप कैपिटल केंद्र या राज्य के सरकार के पास हो। राष्ट्रीय अवसंरचना वित्त पोषण और विकास बैंक के बारे में जाने तो इसकी स्थापना 2021 में राष्ट्रीय अवसंरचना वित्त पोषण और विकास बैंक अधिनियम 2021 द्वारा की गई थी। इसे अवसंरचना पर केंद्रित विकास वित्तीय संस्थान के रूप में स्थापित किया जाएगा। इसकी स्थापना भारत में दीर्घकालिक नॉन रिकोर्स अवसंरचना वित्त पोषण के लिए विकास का समर्थन करने के लिए की गई है, जिसमें बांड और डेरिवेटिव बाजारों का विकास भी शामिल है। परपेचुअल बॉन्ड क्या है? हाल ही में नियमों में बदलाव के बाद भारत का पहला अतिरिक्त टीयर 1 परपेचुअल बॉन्ड जारी किया गया है। नियमों में बदलाव परपेचुअल बॉन्ड को अधिक आकर्षक बनाने के लिए किया गया था। परपेचुअल बॉन्ड्स के बारे में जाने, धन जुटाने के साधन है। सामान्य बॉन्ड्स के विपरीत इनकी कोई परिपक्वता अवधि नहीं होती है। ये अपने धारकों को नियमित रूप से ब्याज या कूपन का भुगतान करता रहता है। ऐसे बॉन्ड का कोई निश्चित समाप्ति तिथि नहीं होती है। इसमें बॉन्ड धारक वित्तीय बाजार में बॉन्ड बेचकर या जब जारीकर्ता बॉन्ड को भुनाने का निर्णय लेते हैं तो अपना मूलधन वापस प्राप्त कर सकते हैं। इन बॉन्ड्स के जरिए जारीकर्ता को तब तक ऋण चुकाने की आवश्यकता नहीं होती है जब तक वह बॉन्ड धारकों को देय ब्याज का भुगतान करते रहते हैं। विंडफॉल टैक्स तो केंद्र ने घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स को कम कर दिया है। विंडफॉल टैक्स क्या होता है? ये सरकार द्वारा कुछ ऐसे उद्योगों पर लगाया जाता है जो अनुकूल आर्थिक परिस्थितियों के कारण औसत से अधिक लाभ कमाते हैं। इसका उद्देश्य है अतिरिक्त लाभ को एक क्षेत्र में वितरित करके प्राप्त व्यापक सामाजिक कल्याण के लिए धन जुटाना। सरकार यह तर्क देकर जो उचित ठहराती है कि ये लाभ केवल कर देने वाले निकाय के प्रयासों के कारण ही नहीं बल्कि बाहरी कारकों के कारण भी प्राप्त हुए हैं। कृषि अवसंरचना कोष हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि अवसंरचना कोष के तहत वित्त पोषण की सुविधा वाली केंद्रीय क्षेत्र की योजना में प्रगतिशील विस्तार को मंजूरी दी है। इस विस्तार का उद्देश्य इस योजना को अधिक आकर्षक, प्रभावशाली और समावेशी बनाना है। और नेक्स्ट है स्पाइसेट योजना। ये क्या है? हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने स्पाइसेट योजना को मंजूरी दी है। निर्यात विकास के लिए प्रगतिशील, अभिनव और सहयोगात्मक हस्तक्षेपों के माध्यम से मसाला क्षेत्र में संधारिता स्पाइस बोर्ड एक योजना है। उद्देश्य है इलायची खेती के क्षेत्र का विस्तार करना, छोटी व बड़ी इलायची की उत्पादकता बढ़ाना, निर्यात संवर्धन करना, क्षमता निर्माण करना और हितधारकों को कौशल विकास आदि देना है। इस योजना के प्रमुख घटक हैं इलायची खेती की उत्पादकता में सुधार करना, फसल कटाई के बाद गुणवत्ता उन्नयन करना, बाजार विस्तार के प्रयास करना, व्यापार के अवसरों को बढ़ावा देना, नवीन प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करना, अनुसंधान और क्षमता निर्माण गतिविधियों को बढ़ावा देना तथा हितधारक कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित करना। योजना का कार्यान्वयन है 15वें वित्त आयोग की शेष अवधि के लिए किया जाएगा। इलायची के बारे में जाने तो इलायची की व्यावसायिक खेती इसके ड्राई फ्रूट्स के लिए की जाती है। इलायची के बारे में जाने तो यह दक्षिण भारत में पश्चिम घाट के सदाबहार वनों में स्थानीय प्रजाति है। छोटी इलायची के प्रमुख कारक केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु है उत्पादक है। छोटी इलायची के लिए अनुकूल दशाएं घने छायादार क्षेत्र, अम्लीय वनी दोमट मिट्टी, 2600 से 1200 मीटर की ऊंचाई पर होना, पर्याप्त जल निकासी की व्यवस्था होना चाहिए। स्पाइसेस बोर्ड इंडिया उत्पत्ति से स्पाइसेस बोर्ड अधिनियम 1986 के तहत 87 में स्थापित किया गया था। वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। एक स्वास्थ्य निकाय है। 52 अनुसूचियां मसालों के निर्यात संवर्धन और इलायची छोटी व बड़ी के लिए विकास के लिए जिम्मेदार है। बड़ी इलायची पूर्वोत्तर भारत, नेपाल और भूटान के उप हिमालयी क्षेत्र पर होते हैं। बड़ी इलायची के लिए अनुकूल दशाएं इनकी खेती के लिए लगभग 200 से 3000 से 3500 मिमी औसत वर्षा उपयुक्त होती है। तापमान 6 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच होना चाहिए। नागर विमानन पर दिल्ली घोषणा पत्र तो हाल ही में दूसरा एशिया प्रशांत मंत्रिस्तरीय सम्मेलन संपन्न हुआ। इस सम्मेलन की समाप्ति पर दिल्ली घोषणा पत्र को सर्वसम्मति बनाया गया। ज्ञातव्य कि एपीएमसी अंतर्राष्ट्रीय नगर विमानन संगठन के 80वीं वर्षगांठ मना रहा है। एपीएमसी आयोजन भारत के नागर विमानन मंत्रालय और आईसीएओ द्वारा किया गया। तो इसके बारे में जाने तो आईसीएओ मतलब इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, तो इसे शिकागो कन्वेंशन के आधार पर 1944 में स्थापित किया गया था। यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। 193 मेंबर हैं, इसमें भारत भी इसका मेंबर है। विजन है वैश्विक नागर विमानन प्रणाली का सतत विकास हासिल करना। मिशन है नीतियां और मानक विकसित करना, अनुपालन का निरीक्षण करना और सदस्य देशों को हितधारकों के सहयोग करना। समझौते हैं अंतर्राष्ट्रीय विमानन हेतु कार्बन ऑफसेटिंग न्यूनीकरण योजना दीर्घकालिक आकांक्षी लक्ष्य।
दिल्ली घोषणा पत्र के अंतर्गत प्रमुख प्रतिबद्धताएं हैं। नागर विमानन एशिया प्रशांत स्तरीय घोषणा की पत्र की पुष्टि है। विमानन सुरक्षा एवं संरक्षा है। वैश्विक विमानन सुरक्षा योजना के आकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करना है। लैंगिक समानता है। लैंगिक समानता को हासिल करने के लिए आवश्यक उपाय करना है। विमानन पर्यावरण संरक्षण क्या है? विमानन के लिए उत्सर्जन और अन्य पर्यावरणीय प्रभाव को कम करना है। अंतर्राष्ट्रीय वायु कानून संधियों का अनुसमर्थन करना है। अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन अभिसमय में संशोधन कर समर्थन करने के लिए एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए प्रोत्साहित करना है। भारत में नागर विमानन क्षेत्र के बारे में बात करें तो भारत में विश्व में सबसे तेजी से बढ़ता विमानन बाजार है और वर्तमान में डोमेस्टिक सेगमेंट में तीसरा सबसे बड़ा बाजार है। भारत में विमानों की संख्या 800 से अधिक है तथा हवाई अड्डों की संख्या तेजी से बढ़कर 157 हो गई है। लैंगिक समानता है। भारत में 15% पायलट महिलाएं हैं जबकि वैश्विक औसत 5% है। विमानन क्षेत्र के लिए योजनाएं हैं। क्षेत्रीय समग्र योजना उड़े देश का आम नागरिक है। निजी यात्रा है। कार्बन न्यूट्रलिटी है। प्राथमिकता देने हेतु ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा नीति है। तो ये खत्म होता है पूरा का पूरा आपका इकोनॉमी का सेक्शन। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो बताइए जरूर। पसंद आता है लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।